हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी कवर कर सकते हैं और साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ रह चुके हैं। देखिए, इन 5 मंथ के अंदर आपने 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक तो आपने अपना सिलेबस एज पॉसिबल एज उसको कवर करना है, ठीक है, और दूसरी चीज आपकी क्या रहेगी, यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस। डेली बेसिस के ऊपर आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आपने रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आना है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा सीएसएस ऐसे और प्रेसी के लिए एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखें, इसके अंदर हम 50+ टॉपिक्स थीम वाइज कवर करवा रहे हैं और इसके अंदर आपके रैंडम टॉपिक्स भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर पता है क्या रहेगी, वो है आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन और फीडबैक, और इसके साथ साथ आपके ऐसे स्ट्रक्चर और ग्रामर की क्लासेस भी होंगी। तो आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले हमारे पास रहेगा आर्टिकल जो फ्रंट पेज से लिया गया, और लास्ट हमारे पास 2 जो है वो है एडिटोरियल्स। देखें, ओपिनियंस हमने आज इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि ओपिनियंस की अगर बात की जाए तो एक हमारे पास ओपिनियन थी एजेके को लेकर, क्योंकि आपको पता है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने वाले और उसके ऊपर हम पहले भी इन डेप्थ अपनी डिबेट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ओपिनियन थी चाइल्ड मैरिज। देखिए, चाइल्ड मैरिज को लेकर ऑलरेडी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर चाइल्ड मैरिज बिल जो है वो रिसेंटली पास करवाया गया है। इस्लामाबाद के अंदर भी हमें देखने को मिला, बलूचिस्तान के अंदर भी देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर एक और ओपिनियन हमारे पास सिक्योरिटी को लेकर। अब सिक्योरिटी को लेकर आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर हम कोई ना कोई एक आध आर्टिकल लाजमी डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक लेवल की मैं बात करूं, और स्पेशली हमारे पास केस स्टडी कौन सा रहता है, बलूचिस्तान, और हमारे पास केपीके वाला रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान को भी जो इंटरनली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो भी चैलेंज है वो है टेररिज्म, जो हमें बलूचिस्तान और केपीके के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी को अगर बात की जाए सिक्योरिटी को लेकर, तो हम पहले भी इसके ऊपर इन डेप्थ जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अंदर कुछ कह लेकर फजलुर रहमान के भी यहाँ पर नाम वगैरह हैं, तो इसलिए हमने इन टॉपिक्स को ऐड या ओपिनियन को ऐड नहीं किया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सारा आपने बाकी ओपिनियंस को क्यों नहीं ऐड किया, ठीक है। 2 एडिटोरियल हमारे इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने पिक कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है यमन फ्रंट फ्लेयर्स एज यूएसए पॉजेस strikes on Iran, ठीक है। The spillover paradox evaluating how these escalation and Red Sea infrastructure attacks aimed USA Iran ceasefire। इसके ऊपर जो है हम अपनी एक डिस्कशन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। हालांकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था बाबुल मंदीब को लेकर। आपको पता है कि बाबुल मंदीब को लेकर हौदीज ने यहां पर जो है वो कहने के वार्न किया कि हम बाबुल मंदीब को बंद करने वाले, लेकिन वो डिसीजन बाद में जो है वापस ले लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हमें स्टांस देखने को मिला, प्रेस भी यहां पर रिलीज की गई, तो उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जस्ट जो है वो एक अपना ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकली जो है वो गेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हौदीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें एस्केलेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा यहां पर हमारे पास एडिटोरियल है, क्वाड प्रो को की बात की जा रही है यहां पर, कुछ के बदले कुछ, ठीक है, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। अब जिस चीज का डर था वही होने जा रहा है। आपको याद होगा कि जो डेली बेसिस के ऊपर मेरा एनालिसिस ले रहे हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसके अंदर ट्रंप ने शर्त रखी थी कि भाई 6 कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने वाले, 6 कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने वाले। हाँ, 1-2 कंट्री ऐसे भी हैं जो नहीं भी साइन करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी कहा गया था। और उसके अंदर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया का भी नाम था।
ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया सऊदी अरेबिया और कह लें यूएसए के दरमियान में एक हमें न्यूक्लियर डील होते हुए नजर आई, उसके ऊपर हमने इन डेप्थ अपना एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो वही हुआ जिसका डर था कि अब यह कहा जा रहा है कि भाई जो है आपको अब्राहम अकॉर्ड साइन करना पड़ेगा। इट मींस आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल की बात की जा रही है, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि गेम चल क्या रही। अब ये वो टैकट है जो ट्रंप की तरफ से तकरीबन कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जब यूएसए और ईरान के दरमियान में आपको पता है कि ये जब एग्रीमेंट होने वाला था उससे पहले क्या कहा जा रहा था, क्या क्या गल्फ स्टेट्स को बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन में इजराइल अब्राहम अकॉर्ड को साइन करना चाहिए था। तो वो तो बात कहीं ना कहीं पर फिर ठप होगी, चुप होगी। फिर अभी जो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई आप न्यूक्लियर जो है एग्रीमेंट साइन करके बैठे हुए, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है आपको रास्ता मिल रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट, ठीक है। तो भाई आपको जो है यहां पर अब्राहम अकॉर्ड को साइन करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान का एक ही यहां पर स्टांस रहेगा और वो क्या है, यहां पर पैलेस्टाइन को कह लेके एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यही पाकिस्तान की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारी है लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास एआई एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि फिर मैं यही बात करूंगा कि ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने टॉपिक जो है डिस्कस किया हुआ था कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया गया, तो उस वक्त यहां पर क्या बोला गया, डिजिटल वर्क फ्लो, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भाई जो भी काम यहां पर कह लेके पेपर की बुनियाद पर हो रहा था उसको क्या किया गया, यहां पर टोटल ट्रांसफर करने की बात की जा रही है बेसिकली डिजिटल वर्क फ्लो में, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या हर्डल्स हो सकती हैं, किन चीजों को काम किया जा सकता है। लेकिन देखें अच्छी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, एआई गवर्नेंस है, ये आप गवर्नेंस कह सकते हैं यहां पर। लेकिन जो स्ट्रक्चरल जो है यहां पर फ्लॉज है उनको खत्म करना पड़ेगा। देखिए कहीं हद तक हम कह सकते हैं कि आपकी करप्शन खत्म हो सकती है, हम जो है वो कह लेके आपका जो रिकॉर्ड है वो सारा फाइलों से हटकर जो है डिजिटल जो है वो कह लेकर चला जाएगा, डिजिटल वे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तो हैं कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2025 के अंदर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी बनाई गई, अभी तक वो प्रॉपर जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये चीजें भी है। उसके बाद क्या ये हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आज जो हमारे तीनों टॉपिक रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको पता है कि हमारे पास होती है वोकैब, और वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायन न्यूज़पेपर के तकरीबन 10 वर्ड्स होते हैं जिनको हम पिक करते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स के साथ, ठीक है। तो ये आप अपनी वोकैब जो है कंपाइल करते जाएं साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर। मैं ये चीज पहले भी बता रहा हूं और आप भी बता रहा हूं, ये हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारा जो राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर हम अपनी वोकैब की वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इन चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है यहां पर बेसिकली द स्पिल ओवर पैराडॉक्स एवेलुएटिंग हाउदीज एस्केलेशन एंड रेड सी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक एंड यूएसए ईरान सीज फायर्स, ठीक है। देखें इसको थोड़ा सा जो है हम यहां पर कह लेके थोड़ा सा ग्राफिक के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके ऊपर मैं अपना पूरा ओवरव्यू देने वाला, पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरा एनालिसिस जो है हम करने वाले। देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली हौदीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें एस्केलेशन देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें 2015 के अंदर क्या हुआ था, हमें प्रॉक्सी वॉर देखने को मिली यमन के अंदर। एक तरफ था यहां पर ईरान, दूसरी तरफ था जो है वो यहां पर सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये दोनों आमने सामने थे। तो कुछ हिस्सा जो अगर कहा जाए रेड सी वाला, यमन की मैं बात कर रहा हूं, बाबुल मंदीब वाली साइड पर, तो वो किसने कंट्रोल कर लिया, सारा का सारा जो है वो हौदीज के पास चला गया। और बाकी जो एरिया था किसके कंट्रोल में रहा, बेसिकली वो रहा सऊदी अरेबिया के दरमियान, ठीक है। और गल्फ ऑफ एडन की अगर बात की जाए तो उस तरफ वाला जो एरिया था वो तकरीबन जो है वो कह लें कि यूएई के पास था, जो अभी हमें रिसेंटली यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान में एस्केलेशन देखने को मिली थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपको पता है कि यहां पर यूएस और ईरान का तो कह लें कि यहां पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। अब मसला पता है क्या चल रहा है कि ईरान की तरफ से क्या किया गया था कि गल्फ स्टेट्स के ऊपर जो है वो अटैक किया गया,
ठीक है। अब स्पेसिफिक पॉइंट कौन से थे, बेसिकली यूएस से जो यहां पर मिलिट्री बेसिस थी, ठीक है, उनके ऊपर अटैक किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से, ठीक है। अब वो चीज तो हमें कहीं ना कहीं पर जो है वो कम होते हुए नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हमें स्टांस देखने को मिला। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने बेसिकली एक प्रेस रिलीज की है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की वायलेशन की जा रही है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की जा रही है अगर बाबुल मंदीब को बंद किया जाता है तो, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पर वो जो है वो कल के जो हौदीस की तरफ से स्टांस लिया जा रहा था उसको तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अब मसला यहां पर यह बढ़ चुका है कि रेड सी के अंदर क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया का बेसिकली जो ऑयल रिफाइनरीज है, बेसिकली जो कह लें कि यहां पर यंबो के अंदर या जजान के अंदर देखने को मिलती है, उनके ऊपर अटैक किया। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक किया गया। यहां तक कि जो सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है अरामको, उसके जो कह लें कि यहां पर जितनी भी रिफाइनरीज है तो उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रिटेलिएशन में क्या हुआ, रिटेलिएशन में यह हुआ कि जो ग्रीक के यहां पर हमें मिलिट्री बेसेस देखने को मिलती हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। अब देखा जाए तो उनके पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम था जिसके जरिए इंटरसेप्ट किया गया जितने भी मिसाइल्स आ रहे थे हौदीस की तरफ से, ठीक है। तो यह हमें एस्केलेशन यहां पर देखने को मिल सकती है। देखें अब इशू क्या चल रहा है, मिलिट्री एस्केलेशन, डिफेंसिव रिस्पांस, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यह हमारे पास एरिया रहेगा ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, जिसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हौदीस की तरफ से अटैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। हौदीस क्या कर रहे हैं यहां पर, हौदीस स्ट्राइक्स ऑन सऊदी अरामको साइट्स रेबेल्स टारगेट ऑयल इंस्टॉलेशन इन जजान एंड जंबो विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अब उसको रोका किसके जरिए जा रहा है, बेसिकली यहां पर जो ग्रीक के हमें यहां पर कह लें कि मिलिट्री बेसिस देखने को मिल रही है, उनके पास टेक्नोलॉजी किसकी है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, किसका, बेसिकली यूएसए का, उसके जरिए इंटरसेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डिफेंसिव इंटरसेप्शन, ग्रीक ऑपरेटेड पैट्रियट बैटरीज डाउन टू बैलिस्टिक मिसाइल टारगेटिंग जंबोज क्रिटिकल ऑयल पोर्ट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिकली रेड सी के अंदर जहां पर कह लें कि ऑयल स्टोरेज ज्यादा है या ऑयल रिफाइनरीज हमें जो देखने को मिलती हैं बेसिकली सऊदी अरेबिया की, उसको टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है यहां पर, हौदीस कर रहे हैं। अब यहां पर हौदीस सऊदी अरेबिया के दरमियान में एस्केलेशन देखने को मिल रही है, दोनों तरफ से यहां पर क्या किया जा रहा है, बेसिकली अटैक्स किए जा रहे हैं, ठीक है। और इधर से अगर देखा जाए तो यह रेस्पॉन्स भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां तक तो चीज है, लेकिन एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर देखा जाए, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है यहां पर कि ईरान का क्या स्टांस है। ईरान ने कहा कि भाई इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है, हम इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं अब्बास अरागची, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, निगोशिएशंस या टॉक्स होनी चाहिए सऊदी अरेबिया और हौदीस के दरमियान में, जो हो वो कह ले के टेबल टॉक होनी चाहिए, निगोशिएशंस होने चाहिए, ठीक है, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। अब यह कहा गया है बेसिकली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की अब्बास अरागची की तरफ से यह कहा गया, ठीक है। अब यह चीज भी है, अब अंडरस्टैंड करने वाली यहां पर यह चीज है कि भाई बाबुल मंदीब को बंद करने की कौन बात कर रहा है, हौदीस बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हौदीस की तरफ से जो टारगेट किए जा रहे हैं, अब यहां पर पाकिस्तान का जो है वो कह लें कि सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट भी साइन हुआ पड़ा है। पाकिस्तान पहले से प्रेस रिलीज कर चुका है कि भाई अगर कह लें कि पाकिस्तान के शिपिंग के ऊपर अटैक किए जाता है बाबुल मंदीब से अगर गुजरते हुए, तो वो कैसे कह लें कि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बड़ा थ्रेट समझा जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो है वो कह के यहां पर सेल्फ राइट जो है वो कह के सेल्फ डिफेंस के लिए राइट भी है, इसका हक भी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर चीज अंडरस्टैंड करने वाली यह है कि पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि भाई अगर सऊदी अरेबिया के शिपिंग के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के अटैक समझा जाएगा, यह एक वायलेशन है, ठीक है। हौदीस को भी यह क्लियर किया कि भाई आपको डिफेंस पैकेट का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है कि दोनों के दरमियान में हमें एस्केलेशन देखने को मिल रही है। रेड सी के अंदर क्या किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के ओवरऑल अगर देखा जाए तो शिपिंग को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और ईरान की तरफ से यही कहना है कि भाई हम इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो शामिल नहीं है, हम चाहते हैं कि दोनों जो है टेबल टॉक की तरफ आए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए अब अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात की जाए, जंबो द स्ट्रैटेजिक रेड सी बाईपास दिस पोर्ट अलाउ सऊदी ऑयल टू बाईपास द ईरान ब्लॉकेड। अब यहां पर मैंने पहले भी क्लियर की थी बात कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ये क्या हो रहा था, यहां पर पूरे गल्फ स्टेट्स जो है वो क्या कर रही थी, अपने कह लें कि ऑयल सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन
वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचता था, वो था बाब अल मंदीब। ठीक है, तो अब बाब अल मंदीब के जरिए जो है अपने ऑयल की सप्लाई चल रही थी। अब इसके ऊपर मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। अब बार बार बोलेंगे सर अब एक ही चीज बताया जा रहा है। देखिए, जो न्यू आ रहे हैं, जो हमारे साथ एंगेज हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज भी अब अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है? बाब अल मंदीब के जरिए जो है अपनी वो कह लें कि पूरी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो हौदीज और सऊदी अरेबिया दोनों आमने सामने हैं, ये चीज है। अब अगर इसके अंदर देखा जाए, सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये है यहां पर कि ईरान ने क्या किया बेसिकली कि 60% अगर ऑयल का देखा जाए बजट के अंदर हमें देखने को मिलता है। कितना? 60% ऑयल से आता है बजट के अंदर। किसके? ईरान की बात की जा रही है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ईरान के पास जो स्टोरेज है बेसिकली यहां पर क्रूड गैस की बात करें, रिजर्व जो हमें देखने को मिलता है क्रूड ऑयल, तो वो है 100 मिलियन बैरल। कितना है बेसिकली? 100 मिलियन बैरल जो है यहां पर स्टोर है। और उसमें से अगर देखा जाए तो टोटली जो है वो कह लें कि यहां पर 11.5 बिलियन डॉलर जो है यहां पर जो वो कह लें कि बेचा जा चुका है। उसके बाद सीज फायर पीरियड जो देखने को मिला और एडिशन हुई है 6.5 बिलियन डॉलर की जो है, और जो है एडिशन हुई है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज भी है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार फिर जो है यहां पर हमें सिविल वॉर देखने को मिल सकती है यमन के अंदर। एक बार फिर सऊदी अरेबिया और हौदी जो है एक दूसरे के आमने सामने। अब आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि अगर देखा जाए तो हौदीज जो हमें यहाँ पर सेक्ट जो देखने को मिल रहा है वो सारे जो है शिया, और दूसरी तरफ हमें जो यहाँ पर सुन्नी तहरीक देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों हमें जो है 2015 से जो है वो देखने को मिल रहा है कि यमन के अंदर जो है इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हमें देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, डिस्प्यूट देखने को मिला ही मिला। ठीक है, तो ये चीज भी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। देखें, एक ही चीज है यहां पर, एक बात ही की जा रही है कि बेसिकली भाई के हौदीज और सऊदी अरेबिया को दोनों जो है वो टॉक्स की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से क्लियर किया गया कि भाई हम इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हम जो है कह लें कि दोनों को एक टेबल के ऊपर लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है, देखें, मैंने जैसे पहले भी ओवरव्यू में कहा कि भाई ट्रंप की तरफ से एक ही कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो गल्फ नेशंस हैं या स्टेट्स हैं उनसे क्या करवाया जाए, अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया जाए। अब यूएसए और ईरान के दरमियान में जब एग्रीमेंट हो रहा था उससे पहले भी यूएसए ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था कि 5 to 6 कंट्रीज रेडी हैं, तैयार हैं अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए। ठीक है, एक दो ऐसे भी है उनकी मर्जी है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया का नाम देखने को मिलता है। दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने वाली यह है कि ट्रंप ने किया क्या है कि फर्स्ट टर्म 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड को बेसिकली उसने क्या किया, यहां पर साइन करवा लिया 2020 के अंदर। ठीक है, अब 2020 के अंदर तो साइन करवा लिया, फिर उसके अंदर कंट्री कौन से थे? यूएई थे, उसके अंदर बहरीन भी था, मोरक्को भी था। अब ये मराकश भी हमें देखने को मिल रहा है। हुआ क्या कि सोमालीलैंड को किसने रिकॉग्नाइज किया? इजराइल ने किया। सोमालीलैंड किसका पार्ट है? सोमालिया का पार्ट है। तो सोमालीलैंड को जो है वो कह इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब सोमालीलैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो पता है किसकी है पोर्ट के ऊपर? वो है यूएई की। तो यूएई तो ऑलरेडी अपनी नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल कर चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए आपको पता है कि यहां पर एक सीक्रेट विजिट भी किया गया था बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, वो भी हमने लेक्चर के अंदर अपना टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, रातों रात उसने जो है यहां पर यूएई का कहा यह जाता है कि उसने विजिट किया। ठीक है, वो टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर क्या हुआ कि यहां पर कह लें कि जो लचक हमें देखने को मिल रही है यूएई की तरफ से वो पूरी की पूरी देखने को मिली। सबसे बड़ी चीज देखने को मिली ओपेक। ओपेक से जब हमें एग्जिट देखने को मिला, किसका देखने को मिला? यूएई का देखने को मिला। उसके बाद I2U2 अगर मीटिंग आपको याद हो 2021 के अंदर, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, I2U2 इसके बोला जाता है। ठीक है, तो उस वक्त भी देखने को मिली। तो अगर देखा जाए तो यूएई तो ऑलरेडी जो है वो कह लें कि यहां पर हमें उसका झुकाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया आपको पता है कि जो है यहां पर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा कह लें कि प्रेशर है। ठीक है, तो इसको जो है रिकॉग्नाइज करना या इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करना वो मुश्किल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी इसके साथ यहां पर स्टैंड कर रहा है। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखें,
अब चीज को अंडरस्टैंड करना है अपने कि बेसिकली सऊदी यूएसए न्यूक्लियर डील द अब्राहम अकॉर्ड्स अल्टीमेटम, ठीक है। देखिए ये चीज मैंने पहले भी कही थी कि जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होने को होता है तो उस वक्त यही कहा जाता है कि भाई अब्राहम अकॉर्ड को भी साइन करना चाहिए। अगर आपको याद हो बोपी के टाइम पे, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया गया तो उस वक्त भी हमें कहीं ना कहीं पर यही चीजें जो है देखने को मिली कि भाई गल्फ स्टेट्स को जो है वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हो क्या रहेगा बेसिकली टेंशन बिटवीन द प्रपोज्ड यूएसए सऊदी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड डिमांड फॉर सऊदी अरेबिया टू रिकॉग्नाइज इजराइल, ठीक है। द ट्रम्प अल्टीमेटम द डील इज ऑफ, ठीक है। अब यहां पर रिकॉग्निशन एज ए प्री कंडीशन द न्यूक्लियर डील इज कंटीजेंट ऑन सऊदी अरेबिया ज्वाइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड। उसके बाद ट्रम्पियन एडिशन की बात करें, जीरो सम डिप्लोमेसी, पाथवे रिक्वायरमेंट है, मॉरल एंड पब्लिक ऑपोजिशन, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट एजेंडास, ठीक है, बैरियर्स टू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। देखिए सबसे बड़े बैरियर्स की अगर बात की जाए तो भाई पब्लिक जो है यहां पर बिल्कुल भी फेवर में नहीं है जितनी देर तक जो है वो पैलेस्टाइन को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कहले के डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी यही जो है वो कहले के स्टांस है, जितनी देर तक स्टेटहुड का स्टेटस नहीं मिलेगा पैलेस्टाइन को, ठीक है। तो यही चीज हमें देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या कि न्यूक्लियर डील जो है वो कहले के सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान में हुई है 30 ईयर तक। अब यहां पर यूएसए ने क्या कहा कि भाई मैं आपको 30 ईयर तक जो है वो कहले के ये डील जो साइन कर रहा हूं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट, पता है क्या कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं पर यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर एक जो हमें की तरफ एक रास्ता भी हमार होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक तरफ तो यहां पर क्या किया जा रहा है, ईरान के अंदर क्या किया जा रहा है भाई यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ डील चल रही है, तो साथ ये कंडीशन रख दिया कि नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। अब ये ट्रंप की तरफ से चीज देखने को मिल रही। ट्रंप ने कहा कि भाई न्यूक्लियर अगर एग्रीमेंट आप नहीं अगर आप साइन करते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अब्राहम अकॉर्ड को साइन करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में इजराइल। तो भाई इजराइल को अगर मॉरली अगर देखा जाए यहां पर पब्लिक ऑपोजिशन मॉरली देखा जाए तो गजा के अंदर 73,000 जो है यहां पर कह लेकर लोगों को मार दिया गया, ठीक है, किलिंग देखने को मिली, ये चीज भी है, ठीक है, जेनोसाइड भी देखने को मिली इजराइल की तरफ से, तो ये चीज है। अभी जो लगा पब्लिक की तरफ से तो कह लेकर टोटली अगर देखा जाए तो हमें कह लेकर वो इस चीज को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, ठीक है, और वो बिल्कुल फेवर में नहीं है पब्लिक दोनों की तरफ, चाहे सऊदी अरेबिया में चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, ठीक है, तो वो दोनों में नहीं है कि यहां पर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की जाए। लेकिन ट्रंप की यहां पर गेम आपको समझ आ रही है कि ट्रंप ने सीधा बोला कि भाई न्यूक्लियर डील तब भी जो है यहां पर पॉसिबल है जब यहां पर अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया जाएगा, ठीक है। अब यह चीज मैं पहले भी बताता रहा था कि हर जगह पर ट्रंप क्या लेकर आ रहे हैं, बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड को लेकर आ रहे हैं कि भाई अब्राहम अकॉर्ड। भाई मार कहां पर पड़ रही है, क्योंकि बाकी जो है यहां पर अगर यूएई की तरफ अगर देखा जाए तो यूएई ने तो ऑलरेडी साइन करके रखा है, I2U2 मीटिंग कर लिया उसने, सोमालीलैंड की इन्वेस्टमेंट उसकी चल रही है, ओपेक से उसका जो है एग्जिट हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई पीछे बचा क्या, आज आके सऊदी अरेबिया बचता है, सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो ट्रंप की तरफ से यही अभी कहा जा रहा है कि भाई अगर कह लेकर न्यूक्लियर डील जो है फाइनल करवानी है तो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करना पड़ेगा, नहीं तो डील जो है वो ऑफ है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर फर्दर जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी देन जो है हम इसके ऊपर जो अगेन डिस्कशन लाजमी करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है AI गवर्नेंस, AI इन गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी अपना एनालिसिस कर चुके हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले हम ऑलरेडी इसके ऊपर जो है काफी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिंग फ्लॉज वर्सेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है, डिकंस्ट्रक्टिंग AI इंटीग्रेशन एंड पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात की जा रही है कि AI को जो है वो क्या किया जाना चाहिए, यहां पर इंक्लूड करना चाहिए। अब ये जो चीज हमें कब से बेसिकली डेवलप होते हुए नजर आई, जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस सिस्टम जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आया। तो यहां पर क्लियरली कहा गया कि भाई अब डिजिटल वर्क फ्लो होगा, ठीक है। क्यों होगा, मकसद क्या है, बेसिकली पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान बनाना, ठीक है। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना ही इनफ नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज भी है। अब अगर देखा जाए ट्रांजिशन टू AI वर्क फ्लो
एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर है। शिफ्ट टू एआई इंटीग्रेशन, ये चीज मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने। कल्चर ओवर टेक्नोलॉजी, कल्चर जो है ना, ये इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, सक्सेसफुल डिजिटाइजेशन डिपेंड्स ऑन ऑल्टरिंग द अंडरलाइंग ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। देखिए, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को भी चेंज करना पड़ेगा। एक तो आपके डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे यहां पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली अलग अलग जो है यहां पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी यहां पर एक साथ जोड़ना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो डाटा शेयरिंग है, जो डाटा सही से शेयर करना चाहिए, वो डाटा भी यहां पर सही से शेयर नहीं किया जाता, एक हर्डल ये भी है। दूसरा, अगर देखा जाए ओवरलैपिंग अप्रूवल लेयर्स, तो अप्रूवल जो लेयर्स है वो भी है काफी हद तक जो हमें हर्डल्स या बैरियर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज, तो हमें यहां पर ऑटोमेट जो है यहां पर फ्लॉज देखने को मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो डाटा शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जो अप्रूवल हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहे सिस्टम, इसको भी थोड़ा सा जो है वो कह लेके चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो डिपार्टमेंट अलग अलग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी कह लेके यहाँ पर इसके साथ जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पर ये चीजें देखने, जो कल्चर बना पड़ा ना, उस कल्चर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगर कह लेके यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंक्लूड करते हैं तो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट एंड गवर्नेंस प्रीरेक्विजिट की अगर बात की जाए कि इससे फायदा क्या हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात की जा रही है कि भाई इससे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस है, जस्टिस वगैरह इंश्योर करवाया जा सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो करप्शन वगैरह की जो चीजें हैं उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस सेफगार्ड की बात की जा रही है, रियलाइजिंग सिटीजंस बेनिफिट सच एज फास्टर रिस्पांस टाइम्स एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, ह्यूमन ओवरसाइट। उसके बाद प्रिजर्व, अब यहां पर ह्यूमन ओवरसाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर चली जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चली जाए, तो ये भी कह लेके एक बहुत बड़ा कह लेके लॉस है, ठीक है, ये चीज भी है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए प्रिजर्विंग पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबिलिटी ओवर ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, तो भाई ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग से तरफ जाने से पहले जो है यहां पर क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबिलिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये ना हो कि पूरा सिस्टम ही जो है वो क्या किस तरफ चला जाए, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग की तरफ चला जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ऑफिशियल डाटा है, उसके बाद ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क वगैरह है, ठीक है। आइडेंटिफाई डिलीवरी बोटलनेक्स जितने भी उनको ठीक किया जाए, प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव इनसाइट्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेंचमार्किंग जेन्युइन जो है रिफॉर्म्स है, मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस टू इनिशिएटिव मस्ट बी एवेलेबल बाय कंट्री आउटकम्स इंक्लूडिंग रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम्स, ठीक है। लोअर करप्शन रिस्क है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव सर्विस है। उसके बाद रादर देन प्रमोशनल अनाउंसमेंट, ठीक है, बजाय इसके तशहीर की जाए, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, इसको प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है कह लेके ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं ई गवर्नेंस कह सकते हैं, या ई यहाँ पर आप कह लेके डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक सर्विस डिलीवरी को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाए। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए 2025 के अंदर क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी बनाई गई 2025, वो भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं उसकी देखने को मिली, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर लॉन्च किया जा रहा है यहाँ पर वाइका, हमने पहले भी उसके ऊपर डिस्कशन की हुई है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो बात करता है यहाँ पर डाटा सॉवरेनिटी की, ठीक है, तो ये बेसिकली हम किस तरह जो है इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अब हर चीज अगर यहाँ पर ऑटोमेटेड अगर हमें देखने को मिलेगी, डिसीजन मेकिंग सारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर चली गई, तो फिर ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल कैसे रहेगा, ठीक है, ये चीज भी है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए इसके ऊपर आप पहले भी अपने डिस्कशन कर चुके हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू हमारा एडिटोरियल के ऊपर, आप इन पॉइंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप इनको वन बाय वन जो है नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है यहाँ पर वीन मीन्स क्या होता है, टू ग्रेजुअली स्टॉप अ बेबी। बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर किसी भी आदत को छुड़वाने को बोल सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर केस स्टडी की बात की गई है, मदर्स मिल्क आर अ हैबिट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर माँ क्या करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस आदत से जो छुड़ाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली वीन बोला जाता है। बहुत ईजी वर्ड है, पहले भी हमारा एग्जाम के अंदर आ चुका है।
अगर देखा जाए तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, डिटैच्ड बोल सकते हैं या वीन ऑफ। ऑपोजिट क्या बनेगा, अकस्टम या अटैच करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेंगे यहाँ पर टर्जेड, बहुत इजी वर्ड है। टर्जेड मीन्स होता है स्वॉलन और इन्फ्लेटेड, सूजा हुआ होने को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा जो पेचीदा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए पंपस भी बोल सकते हैं आप, शानदार, ठीक है, ग्रैंडियोज इन स्टाइल, पंपस या बम्बास्टिक। ऑपोजिट क्या बनेगा, सिंपल और कंसाइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेंगे यहाँ पर स्टिल्टेड, बहुत इजी वर्ड है। स्टिल्टेड मीन्स होता है आर्टिफिशियल, बनावटी को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। स्टिफ आर लैकिंग नेचुरल फ्लो, जिसके अंदर मैंने कुदरती तौर पर कोई भी फ्लो देखने को ना मिला, स्पेशली इन स्पीच आर राइटिंग, ठीक है। ऑकवर्ड या आर्टिफिशियल बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बनावटी। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, नेचुरल या फ्लुएंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर रिपल्जन, बहुत इजी वर्ड है। रिपल्जन मींस होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट एंड इंटेंस डिसलाइक, ठीक है, किसी के साथ शदीद नफरत करने को बोला जाता है। द फोर्स दैट पुशेस थिंग्स अपार्ट, ठीक है, डिस्गस्ट या अवर्जन। ऑपोजिट क्या बनेगा, अट्रैक्शन या अफेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, क्वारी। क्वारी मींस क्या होता है, एनिमल आर पर्सनल बीइंग हंटेड, ठीक है, जानवरों को यहाँ पर क्या क्या शिकार किया जाता है, उसको भी बोला जाता है। लेकर अ प्लेस वेयर स्टोन आर मिनरल्स आर एक्सेस, जहाँ पर कह लें कि यहाँ पर मिनरल्स या मादनियात वगैरह निकाली जाती है, उस जगह को भी बोलते हैं प्रे या टारगेट। ऑपोजिट क्या बनेगा, हंटर या परसुअर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड बहुत इजी वर्ड है, अ स्टेट ऑफ ग्रेट अबंडेंस या फुलनेस आप बोल सकते हैं, मिकदार में बहुत ज्यादा होना, ठीक है, कसरत में होना, ठीक है, अबंडेंस या प्रोफ्यूजन। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्कार्सिटी, शॉर्टेज आप बोल सकते हैं, ठीक है, कमी को बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको आप लाजमी नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर मिस्टिफाई, बहुत इजी वर्ड है। मिस्टिफाई मींस होता है बेसिकली टू कंफ्यूज और पजल समवन सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, होता क्या कि उलझा देना, ठीक है, परेशान कर देना, जिसको कह लेकर समझा ना जा सके, ठीक है। बिविल्डर या परप्लेक्स। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिफाई या इनलाइटेड, ठीक है, उलझन का शिकार भी बोल सकते हैं बेसिकली। लिमेरिक बहुत इजी वर्ड है, आपको पता है 5 लाइन्स के ऊपर जो बेस होती है, 5 लाइन्स के ऊपर जो पोएम आपकी बेस करती है, ठीक है, ह्यूमरस 5 लाइन पोएम विद द डिस्टिंक्टिव राइम स्कीम, ठीक है, जैसे आपका ए बी बी ए, ठीक है, जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। कॉमिक वर्स या ह्यूमरस पोएम बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रोज या ऐसे, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड करेगा यहाँ पर इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मींस क्या होता है, टू मेक समवन एक्सट्रीमली हैंग्री, किसी को बहुत ज्यादा नाराज कर देने को बोला जाता है। इनरेज्ड या इंसेंस। ऑपोजिट क्या बनेगा, काम या सूदा बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर एक्सॉर्ट, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, टू स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को यहाँ पर सख्त किस्म की तलकीन करने को बोला जाता है कुछ करने के लिए, ठीक है, अर्ज या इनकरेज, हौसला देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिस्करेज या डिसवेट। तो आई होप आपने लेक्चर और वोकैब के मीनिंग को भी अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।